हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, कटनी से खबर, जहां कटनी जिले के सलीमाबाद में नर्मदा तट नहर योजना की टनल धसकने से एक हादसा हो गया, जिसमें 9 मजदूर फंस गए। हालांकि अब तक 5 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं 4 मजदूरों को निकालने के लिए राहत और बचाव का काम जारी है। निकाले गए मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की खबर पाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों सहित कंपनी के अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की मीटिंग कर रहे हैं। गृह सचिव और एसीएस वल्लभ भवन सिचुएशन रूम से बचाव कार्य पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने एसडीआरएफ की टीम के इंस्पेक्टर से एसीएस होम राजेश राजौरा ने चर्चा की और बातचीत के आधार पर एनडीआरएफ की भोपाल की टीम को इस्लामाबाद बैकअप टीम के मद्देनजर रवाना होने के निर्देश दिए गए। टनल हादसे के बाद घटना स्थल पर कटनी कलेक्टर एसपी घटना स्थल पर बचाव कार्य में लगातार जुटे हैं। बताया जा रहा है कि बरगी से बाढ़ सागर तक जाने वाली नर्मदा तट परियोजना की अंडरग्राउंड नहर पर काम चल रहा था, जिसे हैदराबाद की एक कंपनी बना रही है। शनिवार की देर शाम अंडरग्राउंड नहर की मिट्टी अचानक धसक गई, जिससे यह हादसा हो गया। तो कटनी जिले के सलीमाबाद में नर्मदा तट पर योजना की टनल धसकने से हादसा हुआ है, जिसमें 9 मजदूर फंस गए। हालांकि अब तक 5 मजदूरों को यहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। 4 मजदूरों को चले विकास हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ना है। विकास, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? जी, मैं आपको बता दूं कि ये हादसा जो कि कटनी सलीमाबाद क्षेत्र में हुआ है, ये जो टनल पे अभी भी 4 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू अभी तक किया जा रहा है और इन चारों से बात करने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक 5 मजदूरों को निकाल लिया गया है, सुरक्षित हैं वो अभी, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती है। और उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये जो मट्टी है उसमें कम से कम उनके गर्दन तक मट्टी पूरी दबी हुई है और हल्की सी सुरंग है, जिनसे उन्हें ऑक्सीजन मिल रहा है। इसी वजह से उन लोग अभी भी जिंदा हैं और सुरक्षित हैं और उनका रेस्क्यू लगातार जारी है। अभी जो 4 फंसे हुए हैं उनसे बात करने की वहाँ मौके पर कलेक्टर साहब भी मौजूद है और जो भी टीम है वहाँ पर उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं। विकास, किस तरह से निकालने की कोशिश जारी है और इसके अलावा किस तरह की चुनौतियों का सामना यहाँ पर प्रशासनिक अमले को करना पड़ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो वहाँ पे रेस्क्यू की जो टीम है वो फूक के कदम रख रही है कि ऐसा ना हो कि कोई मजदूरों को हताहत हो सके, और उसपे आराम से जो कि उनकी मिट्टी है उनकी हटाई जा रही है। और उसका जो टनल में जो मजदूर है उनसे फांसी है, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है। और जो भी वहाँ पे जेसीबी है उसको भी बहुत दूरों से उसको जो कि मिट्टी है उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ पे जो टीम है, पुलिस बल है सुरक्षा के लिए, जो वहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे सुबह बढ़ता जा रहा है आसपास के गांव के लोग भी वहाँ पहुंच रहे हैं, उनको सुरक्षा के मद्देनजर उनको दूर भी किया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई बड़ा हादसा हो सके। क्योंकि जो टनल है बहुत बड़ा जो होल है वो और बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि मिट्टी बहुत दूरों से उसको निकालने की कोशिश की जा रही, जगह बनाई जा रही है कि कोई व्यक्ति वहाँ जाकर या रेस्क्यू टीम वहाँ पे जाकर उन मजदूरों को निकाल सके। विकास, कल देर शाम नहर की मिट्टी अचानक से धसी और उसके बाद यह हादसा हुआ, क्या कुछ वजह सामने आ रही है इसके पीछे? जी, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले तक यहाँ पे बारिश हो रही थी और मौसम भी थोड़ा सुबह था, जिस वजह से वहाँ की जो टनल के बनाने की जो वहाँ पे प्रोसेस चल रही थी, उस दौरान मिट्टी पे जो अचानक मिट्टी गीली होने के कारण धसक गई और उसके अंदर जो 9 मजदूर थे काम कर रहे थे वो फंस गए थे। विकास, अभी मौके पर कौन कौन मौजूद है? जी, मैं आपको बता दूं मौके पर कलेक्टर, एसपी और जब भोपाल से रेस्क्यू टीम और उसके अलावा भोपाल से भी कुछ अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं। लगातार सीएम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उन अधिकारियों से बात कर रहे हैं। लाइव जो भी उनका जो भी काम चल रहा है रेस्क्यू का, उस पर भी नजर बनाए हुए हैं। विकास, कितने मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, ये जो आंकड़ा है पूरी तरह से स्पष्ट हो पाया है? जी, मैं आपको बता दूं जो जिला प्रशासन द्वारा जो आंकड़ा दिया गया है वो 9 का आंकड़ा दिया गया है, जिसमें 9 में से 5 मजदूरों को बाहर निकाला गया है और 4 अभी भी फंसे हैं। अभी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर जो भी अधिकारी मौजूद है, अभी जो 4 मजदूरों का नाम बता रहे हैं, यदि और भी मजदूर निकलेंगे, अभी तक खुलासा ये नहीं हो पा रहा है कि जो प्रशासन आंकड़ा दे रहा है उसी आंकड़े के आधार पर जो कि अधिकारी है वो काम कर रही है। विकास, जो 4 लोग अभी भी फंसे हुए हैं उन पर नजर बनाने के लिए किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई, किस तरह से कोशिश की जा रही है कि उनके मूवमेंट के बारे में जानकारी मिल सके, किस तरह की इसके लिए कोशिश?
जी, मैं आपको बता दूं कि जो वहाँ पे सुरंग है, उनके जो एक होल है, जो कि ड्रिल के माध्यम से वहाँ पे एक होल किया गया है, उस ड्रिल से उसको मतलब बात करने की कोशिश की जा रही है। और उनके जो कि मूवमेंट है, जो मजदूर वहाँ पे फंसे उनके मूवमेंट भी नजर आ रहा है, जो कि लाइट अंधेरे पे समझ में नहीं आ रहा। जैसे जैसे रोशनी बढ़ रही है उस वहाँ पे रोशनी के कारण उन मजदूरों को देखा जा सकता है और लगातार रेस्क्यू टीम उस मिट्टी को हटाकर उन मजदूरों को निकालने की कोशिश कर रही है। विकास, ये जो मजदूर हैं क्या स्थानीय हैं? जी, मैं आपको बता दूं, ये मजदूर जो कि आसपास के जिलों के हैं, कुछ सिंगरौली के हैं और ये इसमें से कटनी जिले के तो ऐसा कोई स्थानीय नहीं है। और जो भी मजदूर है ये बाहर की कंपनी थी, क्योंकि ये कंपनी बाहर की है, हैदराबाद की कंपनी है। वो कंपनी इस टनल बनाने का काम कर रही थी और इसमें अधिकतर बाहरी मजदूर ही काम कर रहे थे। विकास, प्रशासनिक अमले का क्या कुछ कहना है? यहाँ पर जो टीम जुटी हुई है इस वक्त रेस्क्यू में, उनका क्या कुछ कहना है कि कितना वक्त लग सकता है उन तक पहुंचने में, उनको सुरक्षित निकालने में? जी, मैं आपको बता दूं, अभी अधिकारियों से भी मौखिक रूप से जो चर्चाएं हुई हैं, उनका ये कहना है कि लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और वो रिस्क नहीं चाहते हैं कि मजदूर कुछ हो सके और उनको सुरक्षित निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। और उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द जो फंसे हुए 4 मजदूर है उनको जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। विकास, क्या किसी तरह की कोई लापरवाही की बात भी आ रही? जो पर्याप्त यहाँ पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए इस काम के दौरान, वो सभी थे यहाँ पर? जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं पर्याप्त तो थी, मगर जिस तरीके से जो बरसात और कुछ नमी के कारण जो मिट्टी धंसती है वो उसकी वजह बताई जा रही है। और अभी तक ये खुलासा नहीं हो चुका कि इसका हादसा कैसे हुआ है, जो कि यहाँ पे भोपाल से जो टीम आई है इसकी जांच कर रही है कि हादसा हुआ कैसे। विकास, कल किस तरह से लोगों को इस बात की जानकारी लगी? लगभग कितने बजे ये हादसा हुआ? जी, मैं आपको बता दूं, ये करीबन हादसा 8 साढ़े 8 बजे का बीच का है, जब लगातार टनल बनाने का काम किया जा रहा था और अचानक ही मिट्टी धंस गई। और जैसे ही ये घटना की सूचना जिला प्रशासन को लगी, मौके पर स्थानीय विधायक भी पहुंच चुके थे और स्थानीय विधायक के द्वारा जब फोन किया गया जिला प्रशासन को और वहां मौके पर जो भी हैदराबाद की कंपनी थी उन्होंने जिला प्रशासन को सूचना दी। तुरंत ही मौके पर कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारी भी पहुंच चुके थे और रेस्क्यू के लिए लगातार रेस्क्यू किया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार हम आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए, तो कटनी जिले के इस्लामाबाद में नर्मदा तट पर नहर योजना की टनल धसकने से हादसा हुआ है। 9 मजदूर फंस गए थे, 5 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 4 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं, जिनके लिए राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। चलिए बढ़ते आगे। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक के नागरा मुंडा गांव में एक 3 मंजिला मकान ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि गांव में कोल माइन से लगा हुआ है। यहां एक मकान निर्माणाधीन था। ठेकेदार ने मकान के कमजोर होने और झुकने की जानकारी मकान मालिक योगेश महाराज को दी थी, जिसके बाद 2 लोगों के साथ मकान मालिक मकान देखने के लिए नागरा मुंडा गाँव गए हुए थे और इसी दौरान अचानक बिल्डिंग भरभरा कर गिर पड़ी। इसमें 3 व्यक्ति चपेट में आ गए। हादसे के बाद 2 लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया, जबकि मकान मालिक योगेश महाराज के मलबे में दबकर मौत हो गई। वहीं 2 घायलों को इलाज के लिए तमनार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया है। बढ़ते आगे। राजधानी रायपुर में देर रात चाकूबाजी की एक बड़ी वारदात हुई है, जिसमें 6 लोग घायल हुए। पुलिस ने चाकूबाजी के मुख्य आरोपी दिलकश अली समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार पंडरी के खपरा भट्टी इलाके में रहने वाले साहू परिवार में शादी समारोह चल रहा था। परिवार का निखिल साहू पटाखा फोड़ रहा था, तभी एक पटाखा आरोपी के पास जाकर फूटा। इससे नाराज होकर आरोपी दिलकश अली ने निखिल साहू के साथ मारपीट की। इसकी शिकायत दिन के वक्त पंडरी थाने में दर्ज हुई थी और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। देर रात करीब 12 बजे आरोपी दिलकश अली नशे की हालत में अपने 5-6 साथियों के साथ शादी समारोह में पहुंचा और निखिल साहू को ढूंढने लगा। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, तभी आरोपी ने लोगों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। वारदात के बाद आरोपी अपने साथियों के साथ फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दूल्हा भरत साहू समेत सभी 5 घायलों को अम्बेडकर अस्पताल में पहुंचाया। घायलों में एक की हालत गंभीर है। देर रात पुलिस काला अधिकारी समेत 4 थानों की टीआई मौके पर पहुंचे और सभी फरार आरोपियों को कई टीमें लगाकर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। फिलहाल पंडरी थाना पुलिस हत्या का प्रयास समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
तो राजधानी रायपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी की एक बड़ी वारदात हुई है। 6 लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस ने चाकूबाजी के मुख्य आरोपी दिलकश अली समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ना चाकूबाजी कभी नहीं होए, काकरो घर शादी होत रिश्ता ये पहली बार हो है। ओला ना अंदर करे जेल में अच्छा पिटाई लगाई या तो फिर वो जान सहित मारे जाने फिर एक परा गेट में फोड़ी से ना तो फिर नहीं देता उसका ना गिट्टी मारे है बे मुड़ला तो मुड़ फिर फूट गए है और ये लोग मारे मुहला तो पूरा मुंह फूले है बे। मुझे 4 लोगों को चोटें आई हैं और जिस पे टेकराम साहू की रिपोर्ट पर दिलकश और उसके अन्य साथियों के विरुद्ध धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और अभी तक के 4 आरोपी जो है हिरासत में लिए गए, बाकी की तलाश जारी है। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ा है। तहसीन, राजधानी रायपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी की बड़ी वारदात। निश्चित तौर पर ये कल देर रात करीब 12 बजे के आसपास की घटना है और ये बड़ी चाकूबाजी की बड़ी घटना सामने आई है क्योंकि साल 2022 की अगर बात करें तो ये अभी तक की सबसे बड़ी घटना है क्योंकि इसमें 6 लोग इसमें घायल हुए हैं और इसमें जिस तरीके से ये पूरा जो मामला है ये कल देर रात का ये मामला है और ये जो होली क्रॉस स्कूल है पंडरी इलाके में वहाँ पे खपरा पट्टी है, वहाँ पे ये मामला है और वहाँ बताया जा रहा है कि साहू परिवार के की वहाँ शादी समारोह वहाँ पे चल रहा था। इसी बात को लेके वहाँ पे जो दिलकश अली जो तरुण नगर इलाके का है और जो बदमाश किस्म का है और नशा का आदी है तो वो वहाँ पहुंचा है। वहाँ पहुंचने के बाद वहाँ पे एक जो बच्चा था जो उस शादी समारोह में बच्चा था उसके द्वारा पटाखा फोड़ा जा रहा था तो उसी बात को लेके वो विवाद हुआ और जिनमें उसमें पहले भी मारपीट हुई है। मारपीट के बाद ये इसके खिलाफ जो है पंडरी थाने में मोवा थाने में जो है FIR की गई थी और पुलिस उसको ढूंढ रही थी और पुलिस जब तक ढूंढ पाती तो ये देर रात जो है अपने कुछ दोस्तों के साथ नशे की हालत में आप शादी समारोह में पहुंचा है। वहाँ पे इसने निखिल साहू जो बच्चा था जिसके माध्यम से जो रिपोर्ट हुई थी उसको तलाश किया और जब वहाँ लोगों ने शादी समारोह में मौजूद जो लोग हैं उनको समझाया तो उनके उसने चाकू चला दिया और इस बेतरीके से उसने जो चाकू चलाया कि वहाँ पे उसमें 5 से 6 लोग दूल्हा जो था भरत साहू उसके कुल 6 लोग उसमें गिरफ्तार हुए और जो अगर घायलों की अगर बात करें तो भरत साहू, देवेंद्र साहू, पुनीत साहू, लखन साहू, लक्की साहू और गोलू साहू ये लोग जो है घायल हुए हैं और ये जो लेकिन ये पुलिस ने उसमें तत्परता दिखाई तो उसमें जो आरोपी जो दिलकश है उसको हिरासत में लिया पहले, उसके बाद उससे पूछताछ के आधार पे देर रात तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार हिरासत में ले लिया है। लेकिन ये बड़ी घटना ये सामने आई है कि एक शादी समारोह में चाकू बाजी हुई थी उसमें 6 लोग उसमें घायल हुए। शुक्रिया तहसीन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। मिशन यूपी पर है सीएम भूपेश बघेल यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे। कानपुर, झांसी और ललितपुर में जनसभाएं करेंगे। डोर टू डोर कैंपेन के साथ पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। तो यूपी के दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आज भी चुनाव प्रचार यहां पर करेंगे और रवाना होने से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनवाते हैं। आज हम अपने लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, कट्टरता चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक है। इससे समाज का ही नुकसान होना है। जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों को हमको आपस में बैठ के सुलझा लेना चाहिए, न कि उसको हवा देने का काम करना चाहिए। भारतीय केंद्र की सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है पूरे देश में किसानों को खाद उपलब्ध कराए, राज्यों के माध्यम से पूर्ति करने का। तो हमारे छत्तीसगढ़ के साथ तो हम समझते हैं कि हमारे साथ वो सौतेला व्यवहार करेंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, चाहे यूरिया के हो, चाहे पोटास के हो, चाहे वो DAP के हो, चाहे दूसरे रासायनिक खाद है, दवाई, उसकी पूर्ति करने की उसकी जिम्मेदारी है। चलिए आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैली करेंगे। प्रत्याशियों के समर्थन में सभा को सीएम संबोधित करेंगे। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान यूपी के दौरे पर रहेंगे और
प्रत्याशियों के समर्थन में यहां चुनाव प्रचार करेंगे। कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैली सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। चले तो आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, ये जानने के लिए दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भोपाल से नीलम गुरवे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, तो वहीं रायपुर से प्रिया पांडे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं, प्रिया के पास चलते हैं। प्रिया, आज दिन भर की हम बात करें छत्तीसगढ़ में खबरों में, तो क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल श्रवण, सबसे पहले अगर राजनीतिक हलचल की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। यूपी के कानपुर, झांसी और ललितपुर में अलग अलग जगहों पे कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। इसके अलावा वहां के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। किस तरीके से लोगों को तक जो घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं उसे और अच्छे से पहुंचाना है, विधानसभा के क्या क्या मुद्दे हैं, विधानसभा वार किस तरीके से लोगों तक वो मुद्दों को पहुंचाना है और क्या कुछ फायदा अगर कांग्रेस की सरकार वहां पर बनती है उससे हो पाएगा, इसका किस तरीके से प्रचार करना है विधानसभा क्षेत्रों में, इसको लेकर विस्तृत बैठक लेंगे और कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं रिचार्ज करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में, तो आज पीएससी की परीक्षा आयोजित की गई है। 2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित की गई है और लगभग 171 पद के लिए परीक्षा आयोजित की गई है, जिसमें 15 डिप्टी कलेक्टर के पद भी शामिल हैं। और ये जो परीक्षा है इसमें लगभग 1,30,000 अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। 2 पालियों में परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। सुबह 10 बजे से पहली पाली रहेगी और दोनों ही पाली में जो अभ्यर्थी जाएंगे उनको केवल ट्रांसपेरेंट पानी का बोतल और ब्लैक पेन और अपने आईडी कार्ड या एडमिट कार्ड जो है उसको ले जाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अभ्यर्थी लेकर नहीं जा सकते। राजधानी रायपुर की बात की जाए तो यहाँ पर 64 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 26,000 से अधिक युवा जो है आज परीक्षा देने वाले हैं। कोविड का समय है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की अनिवार्यता भी रखी गई है। साथ ही साथ यदि किसी छात्र को कोविड के लक्षण है तो अगर वो बताएंगे तो उन्हें भी अलग से आइसोलेट करवा के परीक्षा देने की इजाजत जो है वो भी दी जाएगी। तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सुबह 10 बजे से पहले पाली की परीक्षा शुरू होगी। लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इसमें भाग लेने वाले हैं। तो ये तमाम अपडेट्स हैं श्रवण, जिन पर IBC 24 आज दिन भर अपने दर्शकों को अपडेट देता रहेगा। चलिए प्रिया, तो इन खबरों से जुड़े हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। प्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख करते नीलम के पास चलते। नीलम, आज मध्य प्रदेश में खबरों में बात करें तो यहां क्या कुछ खास है आज? जी श्रवण, मध्य प्रदेश की खबरों की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चुनावी दौरे लगातार चल रहे हैं और आज से उत्तर प्रदेश के दौरे उनके शुरू होने जा रहे हैं। 13 फरवरी 14 फरवरी को जो यूपी के कई अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैलियां और जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं इसके अलावा 18 फरवरी और 19 फरवरी को भी उत्तर प्रदेश के ही उनके चुनावी दौरे हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उनमें सक्रिय नजर आ रहा है। अब तक उनका उत्तराखंड के दौरे हो चुके हैं, गोवा के दौरे हो चुके हैं और अब जो है वो उत्तर प्रदेश के दौरे पे आज से उनके शुरू होने जा रहे हैं। तो अगर हम सीएम की बात करते हैं तो लगातार वो है चुनावी दौरों में एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में अगर हम कोरोना संक्रमण की बात करते हैं तो संक्रमण दर अब धीरे धीरे कम होते हुए 3.2% पर पहुंच गई है। एक्टिव केसों की संख्या भी अब 22,000 के आसपास है। हालांकि चिंता की बात अब भी जरूर है क्योंकि पिछले 24 घंटों में 7 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई है। रिकवरी रेट काफी बेहतर मिल रहा है, पर होने वाली जो मौतें हैं वो चिंता जरूर बढ़ाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में संक्रमण की घटती दर को देखते हुए राज्य सरकार ने जो है शुक्रवार रात फैसला लिया कि सभी तरीके के जो प्रतिबंध है कोरोना के टाइम पे जो लगाए गए थे उन्हें हटा दिया गया है। पर लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि सावधानी अब भी रखें क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। तो संक्रमण दर जरूर कम हो रही है पर सावधानी रखने की अब भी बेहद जरूरत है मध्य प्रदेश में। श्रवण, निश्चित रूप से सावधानी रखने की लोगों को अभी भी जरूरत है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तिल्दा नेवरा कृषि साख सहकारी समिति में के कंप्यूटर ऑपरेटर ने धान खरीदी में 3 साथियों के साथ मिलकर 5 लाख से ज्यादा की रकम हजम कर ली। जानकारी के मुताबिक तिल्दा नेवरा पुलिस ने ऑपरेटर टेकराम साहू सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल तिल्दा नेवरा थाना में कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित भिंभौरी के प्रबंधक तेजराम वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जानकारी के अनुसार टेकराम साहू ने साथियों के साथ मिलकर फर्जी नाम पर साजिश कर धान बेच दिया था। इसमें 3 अलग अलग किसानों की सहमति के बिना रकबा बढ़ाया गया है। साथ ही कृषकों का बैंक खाता न देकर अपने सहयोगी वीरेंद्र कुमार दीवर का खाता नंबर दर्ज करा दिया गया। ऐसे 3 किसानों को ज्यादा रकबा दिखाकर 5 लाख की ठगी कर डाली।
कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने गीता देवी मेमोरियल हॉस्पिटल में पहाड़ी कोरबा महिला की मौत के मामले में जांच समिति गठित की है। समिति जांच में अस्पताल संचालन के लिए जरूरी लाइसेंस नहीं पाए जाने पर गीता देवी मेमोरियल अस्पताल को प्रारंभिक तौर पर बंद कर दिया गया। जांच समिति में शामिल सीएमएचओ डॉक्टर बीबी बोर्डे ने बताया कि जांच प्रक्रिया पूरी होने तक अस्पताल को बंद रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि मामले की पूरी जांच पड़ताल की जाएगी, साथ ही पहाड़ी कोरबा महिला की मौत की हर पहलुओं पर जांच की जाएगी। साथ ही प्रक्रिया पूरी होने तक अस्पताल को बंद कर दिया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर बोर्डे ने बताया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को तत्काल जिला अस्पताल में शिफ्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाते हुए मेडिकल कॉलेज और इससे संबंधित जिला अस्पताल के दूसरे डॉक्टरों को नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज से संबंधित जिला अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ पदस्थ हैं, इसके बावजूद महिला के रेफर होने का मामला लापरवाही उजागर हुआ है। फ्लैट बुक कराने के बाद किश्त नहीं भरने वाले 812 लोगों का आवंटन आरडीए ने रद्द करने वाला है और इसके लिए आरडीए ने कमल विहार और इंद्रप्रस्थ रायपुरा के अंतर्गत ऐसे 812 लोगों को नोटिस जारी करने के बाद उनके नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। आरडीए के अधिकारियों ने बताया कि प्राधिकरण आवंटित फ्लैट्स का आवंटन निरस्त कर उन्हें फिर से नीलाम करेगा। आपको बता दें कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत कमल विहार योजना के 607 फ्लैट्स और इंद्रप्रस्थ रायपुरा योजना में 205 फ्लैट्स के आवंटितों को लास्ट नोटिस दिया गया है। इसमें 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, EWS, LIG के फ्लैट्स शामिल हैं। प्राधिकरण बुकिंग कराने वाले लोगों से मिली राशि से ही फ्लैट्स का निर्माण करा रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने निर्धारित समय पर राशि नहीं दिया, जिसके निर्माण कार्य पर असर हो रहा है। चलिए तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।